नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा में नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस में टिकट को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। 16 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली अहम बैठक में मेयर और पार्षद उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगने की संभावना है। बैठक के बाद पार्टी हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। उधर उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी मंथन कर रहे हैं। बीजेपी ने जहां 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया, वहीं गुरुवार को कांग्रेस की अहम बैठक भी होने जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि इसमें उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मोहर लग सकती है। बीजेपी की 5 सदस्यीय कमेटी अलग अलग नगर निगम और नगर परिषद के उम्मीदवारों पर राय भी लेगी। कमेटी को मिली राय के आधार पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। ऐसे में कांग्रेस में टिकट को लेकर सियासी पारा हाई है, तो बीजेपी भी लगातार मंथन कर रही है। तो 3 नगर निगम और नगर परिषद पंचायतों के जो चुनाव होने हैं, जिनकी तारीखों का ऐलान हुआ है, उसको लेकर सियासी दलों की क्या तैयारियां हैं, किस उम्मीदवार को सटीक माना जाएगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, समीकरण किस तरीके के जमीनी स्तर पर देखने को मिलेंगे। हालांकि नर्सरी से कहा जाता है नेताओं की, छोटे चुनाव हैं लेकिन परिणाम बेहद बड़े देते हैं, क्योंकि बड़े नेता यहां से निकल कर जाते हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठते हैं, आसीन होते हैं। ऐसे में किस सियासी दल की क्या कुछ तैयारी और जो टिकटों को लेकर होड़ मची हुई है, उसका सियासी गणित क्या कहता है, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा शुरू। हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव और कुछ सीटों पर होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। सभी पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवारों के चयन पर काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में जहां बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बीजेपी ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया, जो अलग अलग वार्ड में जाकर उम्मीदवारों के चयन को लेकर काम करेंगी। 30 अप्रैल को बीजेपी में इस मामले को लेकर अहम बैठक भी हो सकती है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया जा सकता है। उन चुनाव को लेकर भी हमारी पूरी रणनीति बनी है और पहले से ही हमने एक सरकार के मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी ऐसे करके 14 नेताओं को हमने लगाया था। और जहां पर उपचुनाव हैं उन 8 स्थानों पर भी हमने जो जिलाध्यक्ष और हमारे जिला के प्रभारी और एक महामंत्री, इस प्रकार के 3 सदस्यों की टीम हमने उसकी घोषणा पहले से ही की हुई है। अब आज जो तय हुआ है कि 15 और 16 2 दिन जहाँ जहाँ भी चुनाव है, हमारे ये जो 5 सदस्यीय कमेटी है ये वहाँ जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में भी उम्मीदवारों के नामों को लेकर तैयारियां जोरों पर है। गुरुवार को एक अहम बैठक होने जा रही है। इसमें निकाय और पंचायत सीटों पर होने वाले चुनावों को लेकर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हो सकता है। इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीके हरिप्रसाद सहित प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अच्छा, तो ठीक हो, तो उनका काम है। 16 तारीख को मीटिंग हमारी 4 बजे 24 अकबर रोड पे। नहीं, अनुशासन कमेटी ने रिकमेंड कर रखा है, भेजा पीसीसी अध्यक्ष ने। हरियाणा चुनाव आयोग की ओर से पंचकुला, अंबाला और सोनीपत सहित नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव की तारीख की आधिकारिक घोषणा की जा चुकी है। इन चुनावों के लिए प्रत्याशी 21 से 25 अप्रैल तक नामांकन कर सकते हैं, जिसके बाद 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का ऐलान किया जाएगा। वहीं 10 मई को वोटिंग और 13 मई को रिजल्ट का ऐलान कर दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में दोनों राजनीतिक दल कब तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित रैन कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो किस सियासी दल की क्या कुछ तैयारी है, कौन किस पर भारी है, ये तो स्पष्ट है कि बीजेपी का जो आधार है वो मजबूत है, लेकिन कांग्रेस कहां बैठ पाती है, ये भी एक अहम सवाल है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, टिकटों को लेकर होड़ मची हुई है। दोनों सियासी दलों का हाल बताएं कि किसमें किस तरह से गठजोड़ बैठाया जा सकता है, किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी दी जा सकती है, उसमें टिकटों के सिलेक्शन में क्या अहम रहने वाला है इस बार निकाय चुनाव में, और प्रमुख दावेदार कौन कौन से हैं। देखिए सौरभ, जहां तक उम्मीदवारों की बात है, पहले तो उम्मीदवारों का चयन बहुत जरूरी है, क्योंकि उम्मीदवार टू उम्मीदवार हर के लिए अपनी स्ट्रेटजी, चूंकि उनका एरिया अलग है, उनकी पब्लिक में साख, एरिया, जातीय समीकरण,
माहौल कैसा है, बहुत सारी चीजें देखी होती है। पहले तो उम्मीदवार चुना जाएगा, जैसे फौज का कोई सेनापति चुना जाता है, उसके बाद कमांडरों की ड्यूटी होती है, उनको मोर्चाबंदी होती है, फिर लड़ाई शुरू होती है। तो बीजेपी की जहां तक बात है, बीजेपी पूरी तैयारियां करके रखती है। कांग्रेस तो कल मीटिंग करी है, लेकिन बीजेपी की 4-5 दिन पहले मीटिंग पंचकुला में कोर कमेटी की हो चुकी है। और आज भी जैसा बता रहे थे प्रधान जी के, आज और कल उन क्षेत्रों में उनकी 5 सदस्यीय टीम जा रही है, जमीनी हकीकत को समझेगी, कार्यकर्ताओं से बात करेगी, आम लोगों से भी बात करेगी कि किस तरह का उम्मीदवार, किस तरह का उनको सेवादार चाहिए। तो बीजेपी के बारे में कह सकते हैं तैयारियां टेस्टेड एंड ओके। जैसे कार फैक्ट्री से कार निकलती है बाहर, एक स्टिकर लगा होता है टेस्टेड एंड ओके। तो बीजेपी इस तरीके से अपना चुनाव चयन करेगी। कांग्रेस की जहां तक बातें, देखिए कांग्रेस के लिए बहुत लंबे टाइम बाद विधानसभा चुनाव में हमने देखा, विधानसभा चुनाव में एक एक शहर में 10-10, 15-15, 8-8 उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। विधानसभा का विधायक की टिकट के चक्कर में थे। बहुत सारी दिल्ली में लॉबिंग हुई, इंतजार करवाया गया। आखिरी जब नामांकन का दिन था, उसकी आधी रात तक टिकटों का फैसला हुआ। तो काफी टाइम हो गया जो लोग चुनाव नहीं लड़ सके। देखिए बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं, उनके पास भले ही उतने संसाधन ना हो, पैरवी ना हो, लेकिन इच्छा हर किसी की होती है। जैसे खिलाड़ी होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनकी इच्छा होती है मैं देश की टीम में खेलूं, रणजी में खेलूं, एक जगह, एक मुकाम मिलना चाहिए। तो देखिए चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा, चुनाव के लिए तो राजनीति की जाती है। तो कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन क्षेत्रों में जहां ये चुनाव होने हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि तब तो इच्छा उनकी नहीं पूर्ण हो पाई, भले ही गलतियां हुई, जो कुछ हुआ, लेकिन अब कांग्रेस मेरे को लगता है सूझबूझ के साथ, कम से कम देखिए लीड की बात करें तो बीजेपी आज लीडिंग पोजीशन में है। चाहे संगठन की बात है, चाहे चुनाव लड़ने की बात है, चाहे जोर लगाने की बात है, चाहे बैकअप की बात है, लेकिन कांग्रेस अब ये जरूर चाहेगी कि कम से कम चुनाव ताकत के साथ लड़ा जाए। देखिए हार जीत होती है, लेकिन ताकत से चुनाव लड़ा जाए। और ये मौका है कांग्रेस के लिए भी एकजुटता दिखाने का, क्योंकि विरोधी पर पार पाना है, विरोधी से लड़ना है तो आपको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। जो रणनीति बनेगी उस पर अमल करते हुए उस रणनीति में अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। तो कल 16 तारीख को दिल्ली में मीटिंग हो रही है, और मैं कांग्रेस के बारे में नहीं समझता कि कल मीटिंग होगी सब कुछ फाइनल हो जाएगा। कल अभी मेरे को लगता है किस तरह के उम्मीदवार चाहिए, पार्टी की उम्मीदें क्या है, प्राथमिकताएं क्या है, किस पर तवज्जो दी जाएगी, फिर उसके बाद चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे, फिर मीटिंग होगी, थोड़ा सा सिलसिला चलेगा। हालांकि समय बहुत कम है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां हैं जी। बीजेपी डिफेंडिंग है, उसको अपने जो तीनों मेयर के पद है उनको बचाना है। कांग्रेस का काम ब्रेक थ्रू की तलाश करना है। तो अब देखते हैं, मीटिंगें शुरू हो गई हैं, तैयारी शुरू हो गई है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा दोनों तरफ से नई नई खबरें सुनने को मिलेंगी। महेश, क्या स्ट्रेटेजी लग रही है सियासी दलों की? लगातार टिकटों को लेकर होड़ है, ये खबर मिल रही है कि इसमें कौन दावेदार, कितना प्रबल दावेदार, ये तमाम पैमाने होंगे जिनके आधार पर एक सटीक उम्मीदवार चुना जाएगा। स्ट्रेटेजी क्या नजर आती है? देखिए भारतीय जनता पार्टी तो यकीनन फिर ज़मीन से जुड़े किसी कार्यकर्ता को ऊपर लाने की कोशिश करेगी। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि संगठनात्मक ये पूरा स्ट्रक्चर है, और हमने अतीत में देखा, लोकसभा चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो, या फिर नगर निगम इलेक्शंस की बात हो, खुद नायब सिंह सैनी उम्मीदवार बन जाते हैं और उस इलाके में पहुंचकर, उस नगर निगम क्षेत्र में पहुंचकर ये कहते हैं कि आपका उम्मीदवार तो कमल का फूल है। उम्मीदवार से, जिसे उतारा गया है पार्टी की तरफ से, जो चेहरा है उससे आप किसी तरह की नाराजगी भी रखते हैं तो उस बात को भूल जाइए। आपको सीधा कमल के निशान को वोट करना है और आपका उम्मीदवार, आपका मेयर नायब सिंह सैनी बनेगा। जब नायब सिंह सैनी को मेयर बनाने की बात आती है तो फिर यकीनन वोटर्स का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो जाता है, क्योंकि नायब सिंह सैनी सिर्फ एक चेहरा नहीं है, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी, एक जिम्मेदारी भी वो संभाली हुए, और वहीं से जो शक्ति का प्रवाह है वो देखने को मिलता है, चाहे बजट के तौर पर, चाहे फैसलों के तौर पर, किसी भी तरह के नीतिगत फैसले में समर्थन की अगर सरकार की जरूरत हो तो फिर नायब सिंह सैनी की, मुख्यमंत्री की, सरकार की जरूरत पड़ेगी ही। और इसी फायदे को समझते हुए हमने अतीत में भी देखा कि नगर निगम इलेक्शन की जब बात होती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी जीत ही जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोरी के साथ नजर आती है, लेकिन जब शहरी क्षेत्र की बात हो और खासकर जीटी बेल्ट की जब आप बात करें तो फिर ये मानकर चलिए कि वो सबसे मजबूत इलाका
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जाता है। देखिए, सीटें तो दक्षिण हरियाणा से भी निकलकर सामने आती हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के अपने वजूद से आती हैं, ये मानना थोड़ा मुश्किल रहता है। वहाँ पर राव इंद्रजीत का जो वजूद है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार खेवनहार साबित होता है। लेकिन बीजेपी के अपने वजूद की अगर बात की जाए, जातीय समीकरण भी भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित होते हैं। गैर जातीय पूरा इलाका माना जाता है, बिजनेस ओरिएंटेड लोग जो है जीटी बेल्ट पर रहते हैं, तो ऐसे में यहाँ बीजेपी पहली प्राथमिकता बनती है। और इसी इलाके में भारतीय जनता पार्टी अतीत के 11 सालों में अगर देखने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी जीटी बेल्ट पर ही अपने वजूद के साथ सबसे ज्यादा मजबूत थी, और इसका फायदा इन चुनावों में भी मिलेगा ही। भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करती है कि जो सबसे मजबूत चेहरा है वो चुनाव में उतारा जाए। फिलहाल तो कमजोर भी अगर उतारेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मजबूत हो ही जाएगा, क्योंकि नायब सिंह सैनी उनके लिए प्रचार करते हैं, पूरी पार्टी उनके लिए इलेक्शन मैनेजमेंट करती है। जिक्र आप कांग्रेस का करें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी काफी कमजोरियों के साथ है, और कमजोरी सबसे बड़ी जो मुझे नजर आ रही है वो एकजुटता की कमी है। एक नेता दूसरे नेता को हराने की, कमजोर करने की कोशिश करता है, और हमने बीते विधानसभा चुनाव में देखा, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी बड़े खुले मन से इस बात को कबूल किया कि देखिए, कांग्रेस पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो कांग्रेस हरा सकती है। यानी कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी ने हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी को तो जीत मिलनी थी। अब ये मानकर चलिए कि इस बार भी अगर कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस हरा दे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल कुमारी शैलजा तो ये कहती हैं कि सबसे मजबूत जमीन से जुड़े चेहरों को ऊपर लाने की जरूरत है, उन्हें पहचानने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि पार्टी नेतृत्व को ये पहचानने की जरूरत है कि कहाँ किस इलाके में कौन से नेता को अगर सेट करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। यानी अंबाला और जो पंचकुला का इलाका है वहाँ पर अगर जो है कुमारी शैलजा को अगर उतार दिया जाता है तो फिर ये फायदे का सौदा ज़रूर साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। और जिक्र जब सोनीपत का हो तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करना यहाँ ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि उनका अपना प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ही क्षेत्रों में सिर्फ इन नेताओं को जिम्मेदारी दे दी जाए। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, उसमें प्रदेशाध्यक्ष भी, उसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, उसमें कुमारी शैलजा भी हैं, कैप्टन अजय यादव भी हैं, इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला भी हैं। कांग्रेस पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता एकजुटता के साथ इस इलेक्शन को लड़ेगा, तो फिर मजबूती के साथ तब ये बात हम कह सकते हैं कि शायद मुकाबले की स्थिति बन सकती है। वीरेंद्र जी, क्या रणनीति देख रहे हैं इस बार सियासी दलों की? जो महेश बता रहे हैं, जाहिर सी बात है कि क्षेत्रवार जो महेश ने बताया वो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप कांग्रेस उस पर दिमाग लगाएगी नहीं लगाएगी, प्लान करेगी नहीं करेगी, वो एक अलग सवाल है। लेकिन सवाल ये कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए या किसी भी जंग को जीतने के लिए 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। क्या प्लानिंग कांग्रेस की सही दिशा में चलेगी? इस बात की हम उम्मीद कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और देन इम्प्लीमेंटेशन तो बात की बात है। अभी मौजूदा समय में क्या सही चल रही है? देखिए, सबसे बड़ा जो निर्भर करता है उम्मीदवारों के चयन पर। जो मेयर के उम्मीदवार होंगे उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि मेयर पद के प्रत्याशी वार्डों में चुनाव जिता जाते हैं, मतलब जो मेयर का प्रत्याशी होता है उस पर ही सब कुछ आकर्षण टीका होता है जीत का और हार का। अब सोनीपत में 22 वार्ड हैं, अंबाला और पंचकुला में 20-20 वार्ड हैं। और देखिए, यहाँ हम देखें कि सोनीपत में और अंबाला में उपचुनाव हुआ था मेयर का, तो तब भारतीय जनता पार्टी ने सीटें दोनों जीती थी। इससे पहले सोनीपत जो है कांग्रेस ने जीती थी, और अंबाला में जो हरियाणा जन चेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा जीती थी, और पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अब भारतीय जनता पार्टी पर ये दबाव है कि तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं बाद में, तो अब भारतीय जनता पार्टी पर दबाव ये है कि वो अपनी जीत का अंतर बढ़ाना चाहेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है लेकिन जीत का अंतर नहीं बढ़ता, पिछली जीत से अगर अंतर अधिक नहीं होता, तो भी भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रियता के ग्राफ में कमी मान ली जाएगी। तो और कांग्रेस के लिए जो होती है, कांग्रेस के पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं। और कांग्रेस को देखिए, अब ये इनके तीनों नगर निगमों के साथ जो है ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं, इनमें ग्रामीण क्षेत्र शामिल होते हैं, तो कांग्रेस अपना आधार वहां दिखा सकती है। हालांकि जननायक जनता पार्टी ने तो अभी अपने पत्ते खोले नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने की बात है, लेकिन वो इतना अधिक कोई उनकी प्रभावी भूमिका होगी ऐसा लगता नहीं है। मुकाबला तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे 11 नगर निगम जो पहले हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है।
तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा सत्तारूढ़ दल होने के नाते भारी तो है, लेकिन कांग्रेस ने अभी संगठन बनाया, लेकिन संगठन तो ऊपर का बनाया, जिला स्तर का बनाया। नीचे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है नहीं, बूथ प्रबंधन नहीं है, सिटी स्तर पर मंडल स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। अब कांग्रेस सिर्फ जिला अध्यक्षों के स्तर पर ही अगर ये मान लेती है कि उसका संगठन बहुत बड़ा है, वो आम जनता तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं? और इन 3 नगर निगमों में जातीय संतुलन भी देखना है, दोनों पार्टी को देखना है। देखिए, जो अम्बाला की सीट है वो तो BC-B महिला के लिए सुरक्षित है, और बाकी 2 जनरल हैं जी, तो सोनीपत भी जनरल है, पंचकुला भी जनरल है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जातीय संतुलन किस तरह साधेगी? देखिए, राजीव जैन पहले 9 महीने के लिए रहे हैं, मेयर रहे हैं जी, तो पंचकुला में भी जो है कुलभूषण गोयल रहे हैं, दोनों एक ही समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या नई रणनीति बनाती है जातीय संतुलन के हिसाब से? और कांग्रेस के सोनीपत से कमल दीवान लड़ते रहे हैं, और ये देखिए कि वहां पर भी पंचकुला के अंदर और अम्बाला के अंदर कांग्रेस की रणनीति किस ढंग से होती है, कौन सी सशक्त महिला अम्बाला में कांग्रेस को मिलती है। तो कांग्रेस के लिए भी चुनौतियां तो बहुत हैं जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास टिकट के उम्मीदवार अधिक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को वहां सिलेक्शन करने में कठिनाई है। और कांग्रेस के पास उम्मीदवार इतने अधिक नहीं है, लेकिन कोई लड़ने को तैयार तो है, लेकिन वो प्रभावी नहीं है। कांग्रेस को क्योंकि लग रहा है कि सामने अभी देखिए, अभी तो विधानसभा चुनाव को समय भी पड़ा है, और जातीय संतुलन के हिसाब से पार्टी को अपना एक जो नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं, तो उनको राव नरेंद्र की ये अग्नि परीक्षा है, मुख्यतः फील्ड का तो ये उनकी पहली परीक्षा होगी। बिल्कुल। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सोनीपत में अपना प्रभाव है, तो ये देखना है कि सोनीपत में वो अपना वर्चस्व, देश वाली बेल्ट है जी, उसमें अपना वर्चस्व कायम रख सकते हैं, नहीं कर रख सकते। और एक बात और भी है कि वैसे तो ये जो BC-B है जो महिला के लिए, वहाँ शैक्षिक योग्यता 8वीं पास है, और जो जनरल सीट है वह मेयर के लिए, पार्षद के लिए 10वीं पास है। लेकिन अगर कोई जो अनुसूचित जाति का प्रत्याशी अगर जो है ओपन सीट से लड़ता है जी, तो वैसे तो उसकी ये शैक्षिक योग्यता 8वीं पास है, लेकिन अगर वो ओपन सीट से अनुसूचित जाति का प्रत्याशी लड़ता है तो उसकी शैक्षिक योग्यता 10वीं है, मतलब जनरल के बराबर ही है। तो एक बड़ी ये विचित्र विरोधाभासी है, वैसे तो अनुसूचित जाति के लिए 8वीं है जी, लेकिन ओपन सीट से लड़ने के लिए योग्यता ये 10वीं की हो जाती है। तो ये अलग ढंग का, हालांकि देखिए चुनाव में बड़ा एक तरह से चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है कि चुनाव घोषणा के बाद, और उसके बाद अब राज्य सरकार पर भी प्रभाव और दबाव है, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम हो नहीं सकते। और इधर से अब कल से जो है जनगणना का कार्य भी शुरू होने जा रहा है। जो चुनाव आयोग चुनाव कराता है, तो चुनाव आयोग का अपना तो स्टाफ होता नहीं है, वो स्कूलों के शिक्षक वगैरह ही होते हैं, जो राज्य सरकारी कर्मचारी ही होते हैं। तो ऐसे में जनगणना के कार्य के साथ और ये चुनाव का कार्य, तो ये लगता है कि इस समय जो मामला क्या रहेगा, किस तरह की तैयारियां रहेगी, चुनाव आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण तो रहेगा, लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अधिक गतिशील है, अधिक प्रभावी है, उसके कार्यकर्ता अधिक ढंग से प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। तो कांग्रेस की जब राह मुश्किल नजर आती है, लेकिन कांग्रेस मैदान में आने का साहस तो जुटाएगी, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे समस्या ये रहेगी वो अपने उम्मीदवार किस ढंग से चुनती है। बिल्कुल। देवेंद्र और महेश, समय थोड़ा कम है, बहुत शॉर्ट में आप दोनों से कंक्लूड करना चाहूँगा, जिससे कि मैं वीरेंद्र जी से भी शॉर्ट में कंक्लूड करवा पाऊँ। देवेंद्र, शुरुआत में सवाल यही है सीधा कि राव नरेंद्र सिंह की जिम्मेदारी है, उनकी अग्नि परीक्षा है, क्या जो टिकटों का वितरण होगा, जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी, उसमें ये मान लिया जाए कि पूरी तौर से राव की ही चलेगी, ये इसमें हुड्डा का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा? शॉर्ट में देखिए सौरभ, पहले जैसे उदय भान थे वो भूपेंद्र हुड्डा के कहने में चलते थे, माना जाता था, लेकिन नाव नरेंद्र सिंह इंडिविजुअल आदमी है। जब ये बने थे, इन्होंने बोल दिया था कि मैं खुद फैसले लूंगा, मतलब जागरूक है, अच्छा बोलते हैं, अच्छे वक्त है, और उम्मीद है कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे उनकी मर्जी से। ठीक वैसे ही बीजेपी की भी प्रदेश के दोनों प्रदेश अध्यक्ष पार्टियों की, एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सैनी, तो इधर भूपेंद्र हुड्डा है, एक्स-सीएम सीएम दोनों प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा कई विधायक, सांसद, मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है दोनों पार्टियों में। ठीक है महेश, शॉर्ट में कंक्लूड करें कि प्रायोरिटीज के आधार पर क्या कुछ रहने वाला है?
देखिए सौरभ, मुझे लगता है कि कोई भी यहाँ जिम्मेदारी अपने कंधों पर डालने की कोशिश नहीं करेगा। देखिए, प्रदेशाध्यक्ष अगर टिकटों का बंटवारा करते हैं तो फिर वो संगठनात्मक कार्य माना जाएगा, लेकिन अगर कोई नेता विशेष अपनी पसंद के किसी उम्मीदवार को ला देने की कोशिश करता है, मुझे लगता है कि इस तरह की कोई कोशिश नहीं होगी, क्योंकि प्राथमिकता इस वक्त पार्टी की एक अलग तरीके की है। अभी जमीन बनाए रखने की, अपनी जड़ों को मजबूत करने की जो प्राथमिकता है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने, अपने अस्तित्व को बचाए रखने की जो कोशिश है वो यहाँ कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलेगी। कोई भी नेता अगर अपने किसी पसंदीदा उम्मीदवार पर जोर जबरदस्ती यानी दबाव देकर उसके लिए टिकट लेने की कोशिश करेगा तो फिर उस नेता को अपने उम्मीदवार को जिताकर लाने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसी कोई जिम्मेदारी लेना चाहेंगे मौजूदा परिस्थितियों में, और ना ही कुमारी शैलजा इस तरह की कोई विशेष जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहेंगी। लेकिन फिलहाल चूंकि कार्य ये जिम्मेदारी जो है ये राम नरेंद्र की है बतौर प्रदेशाध्यक्ष। प्रदेशाध्यक्ष अपने अधिकारों का मुझे लगता है कि आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे, और पार्टी के लिए बेहतर ये हो कि यहाँ पसंद पूछ ली जाए। सोनीपत के इलाके के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी पसंद पूछ ली जाए कि कौन मजबूत हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो सबसे बेहतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही दे सकते हैं। और अगर पंचकुला और अंबाला की अगर बात हो तो फिर कुमारी शैलजा को थोड़ा कम पूछ लिया जाए कि कौन सबसे मजबूत हो सकता है। इनकी पसंद को अगर पार्टी प्राथमिकता देगी तो फिर यकीनन ये फायदे का सौदा कांग्रेस पार्टी के लिए साबित हो सकता है। वीरेंद्र जी, शॉर्ट में 30 सेकंड में कंक्लूड करें, जातीय समीकरण भी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होगी। देखिए, जातीय समीकरण तो हावी और प्रभावी रहते ही हैं जी, और जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, स्थानीय उम्मीदवार की छवि पर निर्भर होते हैं। लेकिन ये 1.5 वर्ष का जो कार्यकाल है नायब सिंह सैनी का, उस पर एक जनादेश होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निकाय चुनाव में टिकट की होड़ लगी हुई है, अब किस पर दावा लगाएगी पार्टी और किसका दावा होगा मजबूत, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में सियासी नूरा कुश्ती टिकटों को लेकर देखने को मिल रही है। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।